नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टीजीटी का नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ संशोधन के साथ ये नोटिफिकेशन दोबारा आ जाएगा। कुछ बायोलॉजी की सीट्स को लेकर के और कुछ एडॉक्स टीचर को लेकर कुछ मामला था ऐसा, तो इस वजह से इसको कैंसिल किया गया है। जल्दी ही नोटिफिकेशन हाजिर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, तैयारी आपको कंटिन्यू बनाए रखनी है। उसी सिलसिले में हम नया वीडियो लेके आए हैं और इसमें आप मोशन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था वेक्टर एनालिसिस, तो मोशन के साथ साथ कुछ उसके डिफिनेशंस देखेंगे। आपको पता है कि डिफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं, मगर कुछ उसके कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और इसके साथ उसके जो जो फॉर्मूले होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो उन्हीं फार्मूलों को हम लेके आए हैं और डिफिनेशंस, जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ सकें और फॉर्मूले समझ सकें, जिससे आप सवाल उसके हल कर सकें आसानी से। तो इसमें डिफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मोशन या गति क्या होती है। देखते हैं गति क्या होती है। अगर कोई भी पिंड या कोई वस्तु कोई निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर गति करता है, या कह सकते हैं कि अपना अवस्था परिवर्तित करता है, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि वो वस्तु, जो पिंड है वो वस्तु है, वो गति कर रही है, और इस फिनोमेना को हम गति कहेंगे। और मान लीजिए वो जो वस्तु है वो यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर रही है। तो कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो गति कर रही है या गति की अवस्था में, इसे हम मोशन कहेंगे। अब उसमें कुछ और डिफिनेशंस आती हैं। सबसे पहले आती है डिफिनेशन दूरी या डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस में जो वस्तु है वो जो अवस्था परिवर्तन कर रही है, उसकी जो दो दूरियों के बीच का अंतर है या दो अवस्थाओं के बीच का अंतर है, जैसे ए और बी के बीच का डिफरेंस, बी और सी के बीच का डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा? ये दूरी कहलाएगा। इसे हम दूरी कहेंगे। या एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने में उसने कितना स्थान तय किया, उसको हम दूरी कहेंगे। लेकिन वहीं पर एक और शब्द है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और दूरी में बहुत में अंतर है, माइन्यूट सा अंतर है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन इसमें होता यह है कि इसमें प्रारंभिक से अंतिम अवस्था देखी जाती है। यहां हम इस अंतर को आपको समझा दें कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ए से, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए से बी तक गई, बी से सी तक गई और सी से डी तक गई और डी से पुनः ए पर आ गई। और हम ये मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है या इसकी जो है इसका दूरी है प्रत्येक साइड की, वो x है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई 4x, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ चूंकि पुनः उसी अवस्था पे आ गई तो वो हो जाएगी 0। यही दोनों में डिफरेंस है कि जितनी दूरी तय की जाएगी वो टोटल जुड़ जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का अंतर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है या विस्थापन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं चाल। मिटाते जा रहे हैं, जगह खाली होती जाएगी। चाल क्या है? अभी आपने देखा होगा चाल बराबर होता है, आपको पता है, दूरी बटे समय। और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था आपको कि चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ जो वेग है, वेलोसिटी है, वेग जो है उसको हम कहते हैं विस्थापन बटे समय, और ये एक सदिश राशि है। तो वेग जो है क्या है?
ये है क्या एक्चुअल में? चाल जो है वो किसी भी निश्चित समय में जो चली गई दूरी होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और एकांक समय में हुए विस्थापन को, एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अगर किसी एकांक समय में दूरी चली गई होगी इसको चाल कहेंगे, और एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहेंगे। ये दोनों की डिफिनीशन है। इसको हम लिख सकते हैं यस अपॉन टी। अगर इसको हम यस माने डिफरेंस दूरी को, तो और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट माने डी, और इसको भी टी मान लो, डी अपॉन टी हो जाएगा। तो ये दोनों की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद है औसत चाल और औसत वेग। अब औसत चाल क्या होगी? मान लिया कोई पिंड है, कुछ अलग अलग समय में अलग अलग चाल से चलता है। कुछ t1 टाइम में v1 चाल से चला, t2 टाइम में v2 चाल से चला, तो इस तरह से अलग टाइम पे चला, तो उसका जो हो जाएगा वो औसत चाल हो जाएगी। वो किस प्रकार से कुल दूरी चला, तो औसत चाल जो है, औसत जो है कुल तय की गई दूरी, या कह सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। और इसमें हो जाएगा औसत वेग में कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि कुल दूरी जो है, चली गई दूरी, वो कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो कुल चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन कुल विस्थापन शून्य हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि औसत वेग या वेग भी 0 हो सकता है। लेकिन यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी चाल शून्य नहीं हो सकती है, बशर्ते वो गति कर रही हो और उसने कुछ टाइम लिया हो, तो चाल शून्य नहीं हो सकती। लेकिन वेग और औसत वेग 0 हो सकता है। ये बात ध्यान देने योग्य है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। हमने बताया था गति के बारे में। तो गति कई प्रकार की होती है। एक विमीय गति होती है, द्विविमीय होती है, त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनल गति होती है, और एक और थी सरल रेखीय गति। अब ये क्या होती है? सरल रेखीय गति, अगर कोई भी गति, कोई भी जो वस्तु है या बॉडी है, वो ऐसे गति कर रहा है कि उसकी गति एक यूनिडायरेक्शनल है, सरल रेखा में है, तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति या यूनिडायरेक्शनल मोशन उसको कहते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु किसी ऐसी दिशा में ट्रेवल कर रही है जो उसकी गति कैसी हो रही है, एक निश्चित दिशा में हो रही है, निश्चित रेखा में हो रही है, या रैखिक गति हो रही है, उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। इसके बाद आती बात सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। सापेक्ष वेग, और एक और इसमें एक शब्द होता है निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग या एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये क्या है? किसी भी वस्तु को स्थिर मानकर अगर हम कोई वेग का डिसाइड करें, या साथ कोई वस्तु स्थिर है, गति रुकी हुई है, उसको को हम कहेंगे निरपेक्ष वेग। लेकिन यदि दो वस्तुएं गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में दो वस्तुएं हैं, तो एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग जो है वो सापेक्ष वेग कहलाएगा, और दूसरे के सापेक्ष पहली वस्तु का वेग भी सापेक्ष वेग कहलाएगा। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि वेग कहलाए कैसे, देखते हैं। मान लिया कोई दो ट्रेनें हैं, एक दिशा में चल रही है, एक का वेग है v1, एक दूसरे का वेग v2 है। तो इसमें होगा ये कि इसका जो रिजल्टेंट वेग होगा, या इसका हम सापेक्ष वेग कहेंगे, वो हो जाएगा v1 माइनस v2। यहाँ पे ये साइन ये शो कर रहा है
कि इसमें जो भी बड़ा होगा उसके छोटे से को घटा देंगे, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में साइन में ली जाती है, इसमें से घटा देंगे। अर्थात अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होंगी। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती है तो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होंगी। उसमें सामने वाला जो व्यक्ति होगा, दोनों ट्रेनों पर उसको ऐसा लगेगा कि ट्रेन रुकी हुई है, जबकि ट्रेन क्या होगी, चल रही होगी। दूसरी बात देखते हैं कि अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, ट्रेन का एग्जांपल लिए हैं और भी आप किसी भी मूविंग बॉडी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू v1 और प्लस v2। तो सापेक्ष वेग में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होती है वो जुड़ जाती है। जब आप आमने सामने अगर ट्रेवल होता है तो वेलोसिटी जुड़ जाती है, और जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होता है तो वेलोसिटी घट जाती है सापेक्ष वेग में। हमारी जो पृथ्वी है उसकी भी उसका जो वेग नापते हैं वो सूर्य को स्थिर मान के आते, लेकिन आपको पता है कि सूर्य भी आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है। तो और हम अपनी वेलोसिटी में जो एज्यूम करते हैं वो पृथ्वी को स्थिर मान करते हैं, लेकिन पृथ्वी भी सूर्य की चारों चक्कर लगा रही है। लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष जो हम गति मानते हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि ये वेलोसिटी है इतने किलोमीटर पर सेकंड, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से मानते हैं। लेकिन यदि हम सूर्य के सापेक्ष मापे तो हमारी वेलोसिटी कुछ और होगी। खैर, ये जो आपका आएगा एक समान एक तरफ जो चाल होगी उसके लिए आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चाल होगी वो उसके लिए होगा। ये जो वेलोसिटी है वो जुड़ जाती है, अर्थात इसके अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो क्या होगा, मान लीजिए दोनों की वेलोसिटी है v मान लेते हैं, या v नहीं मानते हैं, v तो है, कैपिटल V मान लेते हैं, तो दैट इज 2v। ये हो जाएगा 2v हो जाएगा, अर्थात दूनी हो जाएगी। अगर सब दोनों की v है तो 2v हो जाएगा, डबल रफ्तार हो जाएगी। उसको लगेगा कि ट्रेन दूनी रफ्तार से गुजर रही है। तो ये तो हुआ सापेक्ष वेग। अब बात आती है त्वरण की। त्वरण क्या होता है जानते हैं आप, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को a से डिनोट करते हैं। अगर कोई वस्तु है उसका वेग t1 टाइम में क्या था, v1 था, t2 समय बाद कितना हो गया, v2 हो गया। तो इसका डिफरेंस मान लिया t है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 अपॉन t। ये आपका होगा एक्सेलरेशन या त्वरण। फिर समझ लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में जो वेग परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। डिफिनेशन यहीं से बन जाती है। अगर यहाँ एक लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वेग परिवर्तन ही तो है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। इसके बाद है गति के समीकरण। गति के समीकरण आप जानते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अगर कोई वस्तु कैसे गति कर रही है, पृथ्वी के सापेक्ष ऊपर या नीचे गति कर रही है, तो क्या हो जाएगा, मान लिया अगर ये तो रेखीय गति समीकरण है इस प्रकार से। अगर ऐसे ऊपर डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन में गति कर रही है तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ऊपर डायरेक्शन में अगर गति करे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो g बदल जाएगा, v बराबर u प्लस gt। ये नीचे गति के लिए है। सेकंड हो जाएगा h, ये तय की गई दूरी होता है, ये h में बदल जाएगा, अर्थात हाइट, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और ये हो जाएगा
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। अगर गति नीचे की ओर हो रही होगी तो ये होगा, और अगर ऊपर की ओर गति होती है, अगर मान ली डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो केवल यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये ऊपर की ओर गति होगी। जानते हैं ऊपर की ओर जो त्वरण होगा वो कम हो जाता है, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा। इसके बाद क्या है, प्रक्षेप। प्रक्षेप गति क्या होती है, ये देखते हैं। ये द्विमीय गति की बात की जा रही है, प्रक्षेप गति। मान लिया कोई पिंड है, उसको यहां से फेंका गया इस तरह से, ऐसे, तो ये जो है महत्तम ऊंचाई होगी, इसको कहेंगे एच मैक्स। ये कुल दूरी जो होगी, क्षैतिज दूरी, इसको हम मान लिए r है, और यहां से यहां तक जो समय लगा उसको मान लेते हैं t। तो इसी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है ये, कि जो परास है उसका फॉर्मूला है प्रक्षेप का परास u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगर इसको थीटा एंगल से फेंका गया है, प्रारंभिक वेग जो है u है, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ऊंचाई जो h की ऊंचाई होगी वो क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, और प्रक्षेप का उड्डयन काल t बराबर हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ आपको पता है आर मैक्स क्या होगा, बताइए आर मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी में अगर थीटा 45 हो तभी तो साइन टू थीटा 90 होगा, और 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये महत्तम कब होगा, एच मैक्स, दैट इज एच मैक्स कब होगा बताइए, थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तभी तो वैल्यू हो जाएगी मान, यही मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे टी मैक्सिमम आप अब इसलिए जानते हैं वो क्या हो जाएगा, टू यू अपॉन जी। ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक फॉर्मूला है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा जो वीडियो था इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर सफलतापूर्वक नीचे गिराया जाता है। 1 सेकंड पश्चात दूसरा पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिराया जाता है। मीनार की चोटी से कितनी दूरी पर दूसरा पत्थर पहले पत्थर से टकराएगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो बता रहे हैं आपको। प्रश्न कह रहा है कि कोई मीनार है, यहां से एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक 1 सेकंड पश्चात एक दूसरा पत्थर गिराया जाता है। अब ये गिर रहा है, मान लीजिए ये जमीन है, ये गिर रहा है, तो कहीं एक पश्चात दोनों मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं कैसे मिलेंगे, लेकिन है अंतर कि पहला जो पत्थर है उसको फ्री फ्लो गिराया गया है, और दूसरे की एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी वेलोसिटी, हाँ 20 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से गिराया गया है। पहला गिराया गया है u बराबर 0 से, और दूसरा गिराया गया है u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो बहुत आसान, कर लीजिए। पूछ रहा है कि दूरी कितनी है। दूरी के लिए देखिए,
आप जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो होता है। और ये यस की जगह है यच मानिए, क्योंकि हाइट यही पूछ रहा है, यही ज्ञात करना है। तो पहले पत्थर के लिए क्या हो जाएगा, ये यू 0 हो जाएगा, तो एच बराबर पहला हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले ने जो दूरी, जो समय तय किया है वो इससे एक कम तय किया होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड बाद जो है गिराया गया है, इसलिए। तो इसका जो टाइम होगा वो t-1 होगा। तो यहां लिख सकते हैं u t-1 प्लस हाफ g t-1 का स्क्वायर। इसके बाद ये जो u है इसका मान 20 है, इसको लिख सकते हैं 20t-20 प्लस हाफ, इसको एक्सपैंड करें, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब इसके बाद देखिए 20t-20 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस हाफ से हाफ कट जाएगा माइनस जी टी, ये तो होगा क्योंकि यहाँ होता है टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ठीक है, ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगी, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं ये दूरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, जी की वैल्यू दी है 10। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 20t-20 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस जी टी, इससे ये कैंसिल। जी की जगह क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 0, 20t-20, यहां वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 10t। ध्यान दीजिए 20t में 10t गया, कितना बचेगा 10t, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 15। भाई 20 में से 15 गया, सॉरी 20 में से 5 गया 15, और ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो प्लस, और ये प्लस वाला माइनस, तो इज इक्वल टू, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, माइनस था और ये वाला जो है प्लस होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों प्लस, तो t बराबर हो जाएगा 1.5। ये आपका आ जाएगा समय, ये आपका जो है समय आ जाएगा। तो पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि कितने समय पश्चात जो है वो, कितने समय पश्चात जो है आपका हो जाएगा, तो ये समय आ गया। अब दूरी निकालनी है आपको, दूरी क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 1.5 दैट इज क्या हो जाएगा 5 इंटू 2.25, कितना आ जाएगा 5 10 11.25 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका ये आंसर आ भी रहा है
और ये वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो पूरा वीडियो में धन्यवाद, नमस्कार।